नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा वीडियो अबाउट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये एक वीडियो सीरीज का पार्ट है। उस सीरीज का नाम है एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एम्बिएंट का मतलब होता है हर जगह, आसपास। नेशनल का मतलब होता है पूरे देश में। क्वालिटी का मतलब होता है क्वालिटी का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता। और स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है मानक। तो एयर क्वालिटी के वो स्टैंडर्ड्स जो पूरे देश में मान्य होंगे और वो निर्धारित करेंगे कि देश की हवा कितनी शुद्ध है, उसको हम कहते हैं नेशनल एम्बिएंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत बनाए गए थे। और इस एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट को एयर एक्ट भी कहा जाता है। ये पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा उठाया गया पहला ठोस कदम था वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। So the National Ambient Air Quality Standards are standards for the quality of air which are applicable throughout the nation. These standards were developed under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. This was also called the Air Act and was passed by the Parliament of India to prevent harmful impacts of air pollution. It was the first solid step taken by the government to check air pollution. These are standards. So National Ambient Air Quality Standards are standards for air quality established by the Central Pollution Control Board, CPCB India. These standards are applicable across the country and set up a standard for air quality in industrial, residential, rural, and ecologically sensitive zones. Now we must know something about CPCB. CPCB stands for Central Pollution Control Board, and it was established in the year 1974 under the provisions of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. तो सीपीसीबी के द्वारा ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए। और पहली बात हम एक सीपीसीबी के बारे में जान लें कि सीपीसीबी 1974 में स्थापित की गई थी अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत। तो पहले 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया, उसके बाद सीपीसीबी आया, और फिर 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया। और इसके तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर्स दी गई कि वो एक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि पूरे देश की हवा की गुणवत्ता के क्या मानक होंगे वो निर्धारित करें। समझ गए? अगली स्लाइड। अब कुछ खास बातें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। द फर्स्ट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वर डेवलप्ड इन द ईयर 1982। पहली बार 1982 में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए। These standards were revised in the year 1994 and later in 1998. The latest revision happened in the year 2009, which is applicable till date. 1982 में ये मानक दिए गए और उसके बाद 1994 और फिर 1998 में इन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया गया, इनका फिर से असेसमेंट करके इनको फिर से इम्प्रूव किया गया। और आखिरी बार 2009 में इन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया गया और वो 2009 के जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो आज तक पूरे देश में सभी के द्वारा मान्य हैं। The 2009 standards are more stringent than its previous versions, and it lowered the maximum permissible limit of pollutants in industrial zones and made it uniform across the country. 2009 में जो स्टैंडर्ड्स दिए गए, जो मानक दिए गए, वो पिछली बार से भी पहले से भी ज्यादा कड़े थे। और उनके मुताबिक जो इंडस्ट्रियल जोन में जो पोल्यूशन का लेवल पहले था वो थोड़ा ज्यादा था कि अगर इंडस्ट्रियल जोन है तो पोल्यूटेंट का लेवल थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उन मानकों को फिर कम कर दिया गया और ये निर्धारित किया गया कि अब इंडस्ट्रियल जोन में, रेजिडेंशियल जोन में जो पोल्यूटेंट का जो मानक, जो लेवल है, जो लिमिट है, वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट, पहले से भी ज्यादा कम होगी। और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डिवाइसेस लगाने की, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाने की जरूरत पड़ी। और इस जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था थी कि प्रदूषण अब कम होगा, इसको पूरे देश में लागू किया गया और पूरे देश में इंडस्ट्रियल जोन में, रेजिडेंशियल जोन में और रूरल जोन में एक से ही मानक दिए गए। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल जोन में जो स्टैंडर्ड्स थे वो थोड़े अप थे, स्टैंडर्ड्स थे जो थोड़े रिलैक्स थे। तो जैसे कि SO2 के लेवल, मतलब एक बात कह रही हूँ, एग्जाम्पल, जैसे SO2 है उसका लेवल अगर रेजिडेंशियल जोन में 40 था
तो इंडस्ट्रियल जोन में समझे 60 था। अब क्या हुआ कि 2009 के बाद कहा गया कि नहीं, इंडस्ट्रियल जोन में भी SO2 का लेवल 40 ही होना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये रियल नहीं है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि पहले के मुकाबले 2009 में कानून और कड़े किए गए। द कंप्लायंस टू दीज standards by industries is monitored through the National Air Quality Monitoring Program implemented by the CPCB। और ये सारे मानकों का जो है पालन हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। द SPCBs, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, आर ऑथराइज्ड to set more stringent standards than national standards in their respective states, but they cannot lower these standards in their states। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंटर में होता है, उसके नीचे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है हर स्टेट में, और वो ऑथराइज्ड है कि वो इन मानकों को और कड़ा, इन नियमों को और कड़ा कर सकते हैं अपने स्टेट में, लेकिन वो इन नियमों को ढील नहीं दे सकते अपने स्टेट में। समझिए। कुछ और फैक्ट्स। द प्रायोरिटी पोल्यूटेंट्स फॉर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 2009 आर एज फॉलोज। प्रायोरिटी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनका मॉनिटरिंग और उनकी जांच लगातार होती रहनी चाहिए, और वो उनका रिकॉर्ड कि आपके इंडस्ट्री से या आपके एरिया में इन पोल्यूटेंट्स का क्या लेवल है, वो कॉन्स्टेंटली पूरे साल मेजर होना चाहिए। ये प्रायोरिटी पोल्यूटेंट्स है, और प्रायोरिटी पोल्यूटेंट्स इस वजह से निर्धारित किए गए क्योंकि इनका असर वातावरण में अगर जब बढ़ता है इनका लेवल, तो इनका असर पेड़ पौधों पर और सबसे ज्यादा इंसानों की सेहत पर तुरंत पड़ता है। तो ये ज्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है, इसलिए इनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। तो प्रायोरिटी पोल्यूटेंट्स आर SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एंड दिस इंक्लूड्स बोथ PM10 and PM2.5, nitrogen dioxide NO2, sulfur dioxide SO2, carbon monoxide is carbon CO, ozone O3, अमोनिया NH3, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरिन, ये दोनों ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है, और निकल जो कि एक मेटल है। तो अब ये मानक हैं पोल्यूटेंट, जो जो दूषण करने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। टाइम वेटेड एवरेज, कितने समय पर की मॉनिटरिंग की वैल्यू लेनी है। फिर कौन कौन सा एरिया, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2009 के बाद ये कानून और कड़े हो गए, और इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल एरिया में अब एक ही से स्टैंडर्ड्स हैं। पहले इंडस्ट्रियल एरिया का स्टैंडर्ड अलग होता था। फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वो होते हैं जैसे नेशनल पार्क वगैरह, तो वहाँ फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है, वहाँ सेंसिटिव स्पीशीज होती है, या कोई भी एरिया जहाँ रेयर, थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उस तरह के एरियाज, तो वहाँ का जो पोल्यूशन का लिमिट है वो और कम होता है, और क्लीन होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए वहाँ की हवा। और ये है मेथड ऑफ मेजरमेंट, कि ये भी मानकों में बताया गया, ये भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में दिया गया कि किस प्रकार आपको उस पोल्यूटेंट को मेजर करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से या किस तरीके से। तो पहला है ये SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और इसका टाइम वेटेड एवरेज है एनुअल, मतलब पूरे साल, और 24 घंटे। और इसका इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल एरिया में लिमिट है 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 80 माइक्रोग्राम per meter cube, and this has to be measured in using the improved Western Geick method or ultraviolet fluorescence method। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका मेजरमेंट भी, इसको भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और एनुअल और 24 आवर्स का एवरेज लिया जाता है, और लिमिट है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रेजिडेंशियल, रूरल और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको मेजर करते हैं मॉडिफायर, जेकब एंड होशियर मेथड से, या फिर केमिलोमिनेसेंस मेथड से। Then comes PM10. It is again measured in microgram per meter cube. Annual average for residential, rural, and industrial area is 60, and for 24 hours average, that is daily average, could be 100. Ecologically sensitive area notified by the central government, it is for that area it is 60, and
and that is the annual average, and the 24 hours average could be up to 100. And this should be measured using gravimetric, TOEM और बीटा attenuation method. तो TOEM क्या होता है? TOEM stands for tapered element oscillating microbalances. ये बेसिकली एक ग्रेविमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एम्बिएंट एयर को खींचता है और फिर गर्म करता है एक फिल्टर के थ्रू, और जो फ्लो रेट है उस फिल्टर के थ्रू वो कांस्टेंट होता है और कंटिन्यूसली उस फिल्टर के वजन को मापता भी जाता है, जिससे पता चले कि उसमें कितना PM10 आया या कितना PM2.5 आया। फिल्टर का साइज वेरी करता है PM10 के लिए और PM2.5 के लिए। तो ये है PM2.5 का जो मेजरमेंट है एनुअल 40 है, सेंसिटिव रेजिडेंशियल एरिया में भी और सेंसिटिव एरिया में भी, और 24 आवर्स का एवरेज 60 और 60 है दोनों ही जगहों के लिए। और फिर अगला आते हैं ओजोन। ओजोन हम सब जानते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान निकलता है। वी ऑल नो ओजोन इज प्रोड्यूस्ड as a result of photochemical smog in the troposphere, and it's a pollutant, and it's a really harmful pollutant. So it is also measured in microgram per meter cube, and the time period average is, which is for measurement, is 8 hours and 1 hour, and the limits are 100 and 180 in normal cases, and in ecologically sensitive areas it's still 100 and 180. Lead is a hemotoxic chemical. It's a metal, and it's also measured in microgram per meter cube, and the annual average is 0.50 and 24-hour average is 1. So 0.50 microgram per meter cube and 1 microgram per meter cube, and it's the same for ecologically sensitive area. I forgot to mention, ozone should be measured by UV photometric method, chemiluminescence method और chemical method. तो ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग से पैदा होता है, उसका 8 घंटे का जो एवरेज है नॉर्मली रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल या रूरल एरिया में वो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और 1 घंटे का एवरेज लिया हुआ 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक अलाउड है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में भी यही लिमिट है। लेड एक मेटल है, हीमोटॉक्सिन में ब्लड को अफेक्ट करता है, हम सब जानते हैं, और उसका एनुअल एवरेज जो है वो 0.50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 24 आवर्स एवरेज 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए हर केस में, नॉर्मली एरियाज में भी और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में भी। और लेड को मेजर करते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EMP 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर। और फिर EDXRF टेक्निक है, जिसका मतलब होता है एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे फ्लोरेसेंस टेक्निक। तो इस टेक्निक से भी लेड को मेजर कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो मेजरमेंट है वो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, और इसका 8 घंटे का एवरेज है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, सभी जगह पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में भी और रेजिडेंशियल एरियाज में भी और इंडस्ट्रियल रूरल सब एक ही जगह, सब एक ही है। और 1 घंटे का एवरेज जो है वो भी 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हर हाल में। और इसको मेजर करने के लिए नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी NDIR का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्निक से इसको मेजर किया जा सकता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक पोल्यूटेंट, वी ऑल नो। इट इज मेजर्ड in milligram per meter cube, not microgram, but milligram per meter cube, and the limits are 2 for 8 hours and 1 milligram per meter cube for 1 hour in case of both residential, rural, urban areas and ecological sensitive areas. Ammonia is again measured in microgram per meter cube. The annual average should not exceed 100, and the 24 hours should not exceed 400 in all areas, and it should be measured with by a chemiluminescence method and indophenol blue methods, 2 methods of measurement of ammonia. Benzene, organic chemical, it's an organic chemical. Annual measurement should be 5. The limit is, I'm sorry, I'll include the बेंजीन को नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और इसकी लिमिट है 5 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब इन ऑल एरियाज। बेंजोपायरीन BAP, which is particulate phase only। जब particulate phase तब होता है जबकि वो हवा में मिला रहता है, पार्टिकल की तरह हवा में मिला रहता है। जब जमीन पर सेटल डाउन हो जाता है तो particulate नहीं है। तो जो हवा में मिला हुआ फेज है particulate phase,
उसको भी बेंजोपायरीन को BAP को नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है और इसकी लिमिट है 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब इन ऑल एरियाज। बेंजीन को मेजर करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय HPLC या GC एनालिसिस करना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। और बेंजीन को मेजर करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस एनालाइजर या अब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन फॉलोड बाय GC एनालिसिस, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस करना चाहिए। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है, इसको भी नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ये सारे बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इसलिए इनकी परमिसिबल लिमिट जो है वो और कम रखी गई। माइक्रोग्राम से छोटा यूनिट होता है नैनोग्राम, तो ये और कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। सो नैनोग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट देन माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मीन्स 10 to the power -6 grams, whereas nanogram is 10 to the power -9 grams. So these chemicals are more toxic, hence their limits are lower. They cannot exceed the nanogram limit. So arsenic should not exceed 6 nanogram per meter cube in all areas, and it should be measured using atomic absorption spectroscopy or ICP method after sampling on EMP 2000 or equivalent filter paper. Similarly, nickel is a metal and it should also be measured in nanogram per meter cube, and the limit should never exceed 20 nanogram per meter cube across all areas and should be measured using atomic absorption spectroscopy or ICP method after sampling on EMP 2000 or equivalent filter paper. अब एक बात जान लें मेजरमेंट के बारे में। एनुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ मिनिमम 104 मेजरमेंट्स इन अ ईयर at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform levels. तो एनुअल एवरेज, हम जो टाइम वेटेड एवरेज कह रहे थे, एनुअल एवरेज, 24 आवर एवरेज, 8 आवर एवरेज, 1 आवर एवरेज, उस सब की डिटेल्स देख लें। एनुअल एवरेज कैसे निकालेंगे? मिनिमम 104 मेजरमेंट होनी चाहिए। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो हफ्ते में 2 बार अगर हम मेजर करेंगे तो 104 मेजरमेंट्स होंगे। और टेकन ट्वाइस अ वीक 24 आवरली एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। तो क्या करना चाहिए? जैसे हमें आर्सेनिक को मेजर करना है, जैसे हमें सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करना है, तो हफ्ते में 2 बार, दो, जैसे कि बुधवार को किया फिर इतवार को किया, तो बुधवार को इन यूनिफॉर्म इंटरवल्स पे, जैसे हर 1 घंटे पे हमने SO2 का लेवल मेजर किया और उस पूरे को लिखा, और फिर इतवार को हमने फिर SO2 का लेवल मेजर किया और फिर पूरे को लिखा, और फिर ऐसे पूरे साल हर हफ्ते बुधवार इतवार करके, और जो एवरेज निकलेगा वही एनुअल एवरेज होगा। डेली एवरेज में क्या होता है कि जैसे हमने 24 आवरली और 8 आवरली और 1 आवरली मॉनिटर्ड वैल्यूज as applicable shall be compiled with 98% of the time in a year. 2% of the time they may exceed the limits but not on 2 consecutive days of monitoring. 24 आवरली में क्या होता है कि लगातार 24 घंटे तक हम हर रोज उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और 24 घंटे में सिर्फ 2% बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लिमिट है, आपकी जो परमिसिबल लिमिट है उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट की, उसको क्रॉस कर जाए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2% से ज्यादा रीडिंग्स में आपकी जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा आप पोल्यूशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा उस इलाके में, उस एरिया में पोल्यूटेंट है, तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके लिए कारगर उपाय करने चाहिए। तो यही कहा गया है, 24 आवर, 8 आवरली और 1 आवरली monitored values as applicable shall be compiled with 98% of the time in a year. 2% of the time they may exceed the limits but not on 2 consecutive days of monitoring. और लगातार 2 दिन तक अगर आपकी लिमिट, परमिसिबल लिमिट क्रॉस हो रही है पोल्यूटेंट के द्वारा, तो फिर आपको अपने इक्विपमेंट की जांच करने की जरूरत है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में है तो, या फिर किसी और एरिया में हो रहा है, तो आपको उसका कारण पता करने की जरूरत है कि क्यों ये पर्टिकुलर पोल्यूटेंट लगातार 2 दिन से अपनी लिमिट, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। Whenever and wherever monitoring results on 2 consecutive days of monitoring exceed the limit specified above for the respective category, it shall be considered adequate reason to institute regular or continuous monitoring and further investigation. So if in case on 2 consecutive days when you are monitoring a particular pollutant and it is exceeding the limits specified by the National Ambient Air Quality Standards, then there is a reason to institute regular and or continuous monitoring and see if it further crosses the limit, and if it does, then you need to do further investigation on that issue. So hopefully National Ambient Air Quality Standards के बारे में जो मैंने आपको आज बताया वो आपको समझ में आ गया होगा,
और ये स्टैंडर्ड्स को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने से ज्यादा रटने की बात होती है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे एवरेज लिया जाता है, इसको आप जरूर समझें, क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी कभी कभार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको प्लीज ध्यान से देखिए, रटिए, बार बार देखिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। So I hope what we discussed about the National Ambient Air Quality Standards today was pretty clear to you. If not, let me know in the comments below. Please memorize these standards, especially for SPM, NOx, carbon monoxide, SO2. These are on the question paper of National Eligibility Test all the time. Maybe sometimes in UPSC also. So you should know this and memorize it. And all the best for all your future exams. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.